हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो 30 क्वेश्चन हैं उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सीजी की पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक सिलेबस है, उसमें एक पार्ट है जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। खासकर से इसमें जैसे कि बजट वाले क्वेश्चन हैं या फिर जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीजीपीएससी का कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, या वीडियो नंबर कितना है, 37वां वीडियो है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो पिछला वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो प्राचीन काल में सबसे पहला शुरुआत जो है राशि तुल्य वंश से स्टार्ट होता है। राशि तुल्य कुल वंश से स्टार्ट होता है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी है, कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही जवाब किया जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से होता क्या है, जहाँ पर जो है निजी स्वामित्व और जो है सरकारी जो स्वामित्व है ना, इन दोनों का समन्वय होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या बोला गया है कि बंद अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया कि मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। दूसरा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तीसरा है कि केवल निर्यात होता है। और चौथा ना तो निर्यात ना ही आयात। तो इसे कहा जाता है, चौथा नंबर रहेगा। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि आप ना किसी से निर्यात कर रहे हो ना किसी का आयात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर हो गया यह बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसे कहा जाता है। अगला है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो जैसे कि भारत में अभी जैसे कि बीच बीच में चलता रहता है, ठीक है, हर तिमाही में या फिर हर महीने जो है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का रिपोर्ट आता है बेरोजगारी दर का, तो उसमें से जो जारी करता है वह कौन सा जारी करता है। जैसे कि यहाँ पर नीति आयोग है, कि वित्त आयोग है, कि NSSO है या UNO है। सही जवाब किया जाएगा इसका NSSO रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। अगर इसका हिंदी नाम देखें तो फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन रहेगा। चौथा प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो भारत में जो बेरोजगारी दर है उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या रहेगा। जैसे कि काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। दूसरा कि पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। तीसरा है कि विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी अपर्याप्त है। या चौथा है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सही जवाब किया जाएगा चौथा रहेगा। दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी है वहाँ आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है। जैसे कि मान लो किसी ऑफिस में ज़रूरत है कितना 20 लोगों का, लेकिन वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। अभी वर्तमान समय में देश में सबसे जैसे कि गंभीर समस्या है, क्या है, बेरोजगारी की समस्या वहाँ किस प्रकार की है। इसका जो सही जवाब किया जाएगा शिक्षित बेरोजगारी रहेगा। शिक्षित बेरोजगारी ही गंभीर समस्या है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत जो है जो पढ़ाई किया है उस आधार पे उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता। ये क्या है, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत है। व्यक्ति तो शिक्षा प्राप्त कर लिया है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ सरकार ये कहती है कि जो गोबर उठाने का काम कर रहा है वो भी एक रोजगार की श्रेणी में है। लेकिन जब गोबर उठाना ही रोजगार है तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से क्या मतलब। तो यही है कि आपको जो है आपकी पढ़ाई के हिसाब से वैकेंसी नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। तभी तो CGPSC के अंतर्गत जैसे कि भृत्य पद खुलता है तो उसके लिए कौन कौन से पोस्ट डालते हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं वो लोग सभी डाल रहे हैं फॉर्म। तो ये क्या है, यही जो है शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। छठा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ जो अर्थशास्त्री वहाँ पाकिस्तान के हैं। ठीक है, मानव विकास जो अर्थशास्त्री है वह पाकिस्तान के हैं। इसका जो नाम रहेगा महबूब उल हक। ये प्रश्न हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक हिस्सा नहीं है। जैसे कि अब मानव विकास जो सूचकांक है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि इसके आधार पर उसमें जो नंबर वाइज है जारी किए जाते हैं। तो उसमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है। जैसे कि स्वास्थ्य एवं पोषण है, प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, या सकल नाम
या सकल नाम निवेश दर है। सही जवाब आ जाएगा चौथा। ये जो चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते जो स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, प्रति व्यक्ति आय उस राज्य की अच्छी है, या फिर कह सकते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अच्छे हैं, तो यही जो है मानव विकास सूचकांक में जो जारी करता है रिपोर्ट। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो कोई भी देश का जो आर्थिक विकास रहता है वहाँ किस बात पर निर्भर करता है? सही जवाब क्या जाएगा? चौथा रहेगा यहाँ पर। एक तो प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए वहाँ पर, और यहाँ जो है पूंजी का निर्माण होना चाहिए, बाजार एवं आकार होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि भारत में वो सब चीज़ है, प्राकृतिक संसाधन है हमारे देश में, कोयले भी है, जैसे कि लोहा के क्षेत्र में है, टीन है, अभ्रक है, तांबा, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, वो तो है ही। पूंजी का निर्माण भी यही हो रहा है। बस क्या है, इसका जो बाजार का आकार है, तो भारत जो इतना बड़ा देश है, यहाँ पर जनसंख्या, तो यही क्या है, एक बाजार का आकार है। तो इम्पोर्टेंट ये सभी सही रहेगा। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है उदारीकरण का अग्रदूत? सही जवाब क्या जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है वहाँ अनुमानित होती है, हर समय अनुमानित है। जैसे कि अभी 2023 का बजट पेश करने वाला है, ठीक है सरकार, तो ये क्या है, आने वाला जो एक साल है उसके बजट के एक अनुमान लगाने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत किस पुस्तक के वर्णन में किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। यहाँ पर क्या बोला गया है कि धन का पलायन का जो सिद्धांत दिया है उसमें से किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है? सही जवाब क्या जाएगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो आंसर सही रहेगा। अगला है, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत की जो जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान कौन सा देता है? जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। सही जवाब आ जाएगा इसका, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद कर लेना बहुत ही अच्छा है। जैसे कि 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि आता है, वानिकी आता है, मछली पकड़ना, यहाँ पर मछली पालन नहीं है, सिर्फ मछली पकड़ना है, और खनन। ये जो क्षेत्र है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है कि विद्युत उपकरण का निर्माण है, खाद्य निर्माण है, कपड़ा उत्पादन है, हस्तशिल्प है, उद्योग है, यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत है वो सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, और जो वित्त, पर्यटन, सत्कार, सांस्कृतिक, मनोरंजन, लोक प्रशासन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जितने भी है वहाँ तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ पर? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है इस एसबीआई की, वहाँ किस वर्ष हुई है? सही जवाब आ जाएगा 1955 को, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो भारत में जैसे कि शाखा, कौन सी बैंक की शाखा सर्वाधिक रूप से है? वो भी विदेशी बैंक है। सही जवाब क्या जाएगा? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये रहेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रहेगा, जिसकी शाखा सबसे ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर लिखा है, जो यह बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वहाँ इसकी 43 शहरों में 100 से अधिक शाखाएं हैं। यह बैंक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा की कंपनी है, और इसका जो मुख्यालय है लंदन में है। दोस्तों यहीं पर अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारत की ऐसी कौन सा बैंक है जो सर्वाधिक रूप से शाखा है, सर्वाधिक रूप से फैली है, तो वहाँ एसबीआई रहेगा। अगला है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? तो किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई है? सही जवाब आ जाएगा 1982 को इसकी स्थापना की गई है। मैंने लिखा है कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है, और अभी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। अगला है, भारत में वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्या है कि भारत में वर्तमान समय में महारत्न कंपनी की जो संख्या वह कितनी है? सही जवाब क्या आ जाएगा? 11 रहेगा। 11 महारत्न कंपनियों की संख्या है। देखो महारत्न कंपनी है 11, नवरत्न कंपनी है 14 और मिनी रत्न कंपनी है 74। इसको आपको याद रखना है। महारत्न कितनी है? अभी डेट में 11 है, मतलब आज की डेट में। नवरत्न कंपनी है 14 है और मिनी रत्न कंपनी है 74 है। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत में जैसे चालू मूल्य है उसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, वह किस राज्य की है? सही जवाब की जगह गोवा। गोवा राज्य ऐसे है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों गोवा जो कि छोटा सा राज्य है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या भी कम है और इनकम इनका जो है पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगर यहीं पर प्रश्न पूछता है कि प्रति व्यक्ति सबसे कम आय बोलते हैं तो फिर बिहार का रहेगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब किया जाएगा हैदराबाद रहेगा। हैदराबाद में यहाँ स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन सा नहीं? यहाँ पर जैसे कि जीवन प्रत्याशा और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता और प्रौढ़ साक्षरता। सही जवाब किया जाएगा यहाँ पर तीसरा रहेगा। ठीक है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। बाकी जैसे कि जीवन प्रत्याशा अभी बताया था आप लोगों को, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है और प्रौढ़ साक्षरता यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल हैं। अगला है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का जो सिद्धांत है वहाँ किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो जैसे कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी चलता है वह किसके नाम पर रखा गया है? सही जवाब आ जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलता है। मनरेगा है या नरेगा है, ये सभी महात्मा गांधी के नाम पर हैं। अगला है, निम्न में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारत का जो कृषि क्षेत्र है वहाँ किस फसल के लिए सबसे अधिक है? जैसे गेहूं, कपास, दलहन, चावल, तो चावल सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चावल जो कि सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है इनका। उसके बाद है गेहूं। अगला है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? देश के लिए सबसे पहला जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है वहाँ किसने तैयार किया था? तो इसका जो आंसर रहेगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो उच्चतम मानव विकास सूचकांक की बात करता है तो केरल इसका सही जवाब रहेगा। केरल ऐसा राज्य है जहां पर अन्य राज्यों की अपेक्षा मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे हैं। अगला है, निम्न में से भारत के किस राज्य में कोयला की मात्रा सबसे अधिक है? तो भारत में कोयला की मात्रा सबसे अधिक कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा उड़ीसा रहेगा। दोस्तों जिस राज्य में खनिज संसाधन ज़्यादा रहते हैं वह राज्य जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे रहते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं वहाँ। अगला है, भारत में गोल क्रांति संबंधित है। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब किया जाएगा आलू। आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए गोल क्रांति लाया गया था। अगला है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो अभी की डेट में अगर देखा जाए तो फिर भारत में जैसे कि सिंचाई करना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो नहर। ये जो नहर है वहाँ सबसे ज़्यादा है ना। कोई भी प्रदेश हो उसमें नहर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर से जो पंजाब क्षेत्र है उधर बहुत ज़्यादा है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो कौन से फसल पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? सही जवाब किया जाएगा गेहूं रहेगा। दोस्तों इसको जो है लाया तो था धान के लिए, लेकिन प्रभाव किस में ज़्यादा दिखाया? गेहूं में दिखाया है। अगला है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, हरित क्रांति या नीली क्रांति? सही जवाब आ जाएगा श्वेत क्रांति। ये जो है दूध उत्पादन से संबंधित है वर्गीज कुरियन। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो मानसून के जो प्रारंभ है उसमें बोई जाने वाली जो फसल है उसको क्या कहा जाता है? जैसे कि ऑप्शन है रबी फसल है, नकदी फसल है या खरीफ फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।